दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के निम्मी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अपन ने चला रखा था। काफ़ी दिन हो गए आपको वीडियो नहीं दिया था और लगभग 14-15 पार्ट हम इसके दे चुके हैं 25-25 क्वेश्चन के। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंट्रोल पैनल की वायरिंग पर आधारित MCQs का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ITI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लास्ट तक सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी समझाएंगे। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि रेड, ब्लू और ब्लैक यानी लाल, नीला और ब्लैक यानी काला, ये तीन किसी केबल में कलर है तो ये किस प्रकार की सप्लाई हो सकती है। देखो AC सप्लाई तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। रेड, येलो और ब्लू होता 3 फेज़ AC के लिए बात करें। इस प्रकार की सप्लाई सिस्टम जब होती है ना तो वो होती है DC 3 वायर सिस्टम। DC में जब 3 तार वाली सप्लाई हो तो ऐसा उसमें होता है। और उस दौरान दोस्तों आप ध्यान रखें, ये जो अपना लाल होता है ये पॉजिटिव के लिए होता है और नीला जो होता है वो नेगेटिव के लिए होता है और काला जो होता है ना ये ग्राउंड के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है। अगला हमारा सवाल है कि तारों को गुच्छा करने के लिए केबल को बांधा जाता है, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे। दोस्तों केबल टाई बोलते हैं इनको शॉर्ट में, और ये नायलॉन की बनी हुई होती है। अगर आप कभी भी पैनल में फिजिकली आपने कभी देखा हो तो कभी मौका मिला तो मैं एक आपको वीडियो ज़रूर इसका दूंगा पैनल बोर्ड का। पैनल में क्या होता है कि वायरिंग होती है काफ़ी सारी, तो उन वायरिंग को सबको बांधने के लिए ना एक PVC की या इस नायलॉन की एक अलग से टाई आती है। काफ़ी जगह तो PVC की लगाते हैं बट वो नायलॉन टाई की और ही हमें ऑप्शन में जाना होगा। बांधते हैं उसको, टाई बोलते हैं उसको। अगला सवाल है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, यानी कौन सा इक्विपमेंट जो है वो पैनल बोर्ड में नहीं होना चाहिए। देखो पैनल बोर्ड में इंडिकेटर लैंप होगा, बिल्कुल होगा। आइसोलेशन स्विच जो सप्लाई बंद करने के लिए होता है ये भी उसी में होगा। पुश बटन भी पैनल बोर्ड में होगा, लेकिन सेंसर जो है ना इससे बचना चाहिए, ये पैनल बोर्ड में ना हो, ये अलग होना चाहिए या ये इक्विपमेंट के पास होना चाहिए ना, क्योंकि इसको फॉल्ट सेंस करना है। तो ये हो सके तो जितना ज़्यादा इक्विपमेंट के नज़दीक लगाया जाना चाहिए। अगला सवाल है कि X के द्वारा किसे दर्शाया गया। दोस्तों ये है इंडक्शन मोटर का कंट्रोल सर्किट। 2 होते हैं, पावर सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है। कंट्रोल सर्किट में क्या फेज और न्यूट्रल मोस्टली सिंगल फेज सप्लाई होती है और ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर के द्वारा अलग से दी जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब अपन स्टार्ट कमांड छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्ट बटन जो होता है वो NO होता है, नॉर्मली ओपन। जब हमने NO बटन को छोड़ दिया फिर NVC को लगातार सप्लाई कैसे मिले, तो इसके लिए एक ऑक्सिलरी NO होता है, होल्डिंग के पर्पज से लगाया जाता है, जो मेन कॉन्टेक्टर के साथ पिकअप होकर के NC बन जाता है और लगातार सप्लाई देता रहता है। जैसे देखो ये अपनी कॉइल है तो कॉइल को न्यूट्रल सीधा सीधा दे दिया, फेज जो है वो ओवरलोड रिले में से, ये जो है ये ओवरलोड रिले का संकेत है, उसमें से होते हुए NC पुश बटन, ये स्टॉप वाला बटन है ये वाला, इसमें से होते हुए देखो यहाँ आकर के अटक गया स्टार्ट बटन के पास। ये एक NC लिया हुआ होता है कॉन्ट्रैक्टर का। अब जैसे ही अपन स्टार्ट कमांड देते हैं ना तो NVC को सप्लाई मिलती है, ये पिकअप हो जाती है और उसके बाद में ये भी NC बन जाता है और डायरेक्ट यहाँ से मिलती रहती है। तो ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जिसका काम है होल्डिंग कमांड देना, यानी जब सप्लाई स्टार्ट बटन हम छोड़ देते हैं तो NVC को सप्लाई देना। अगला सवाल है कि ये एसेसरी जो आपको दिखाई थी पैनल की, ये क्या है। दोस्तों इसको बोलते हैं डिन रेल। डिन रेल का मतलब है कि ये है ना जो पैनल में खुद लग जाती है और इसमें बिना किसी स्क्रू की सहायता से हम एसेसरीज़ को लगा सकते हैं। कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, उनको लगाने के लिए फिर हमें स्क्रू या पेंच की ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधे इसमें लगा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में MCB लगाते हैं। अगला सवाल फिर एक कंट्रोल सर्किट दिया और पूछा कि X से किसे दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो निशान होता है ना इस तरह का सिंबल, ये ओवरलोड रिले का होता है, थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं इसको। वैसे मैंने आपको कंप्लीट इसके बता ही दिया पूरे के बारे में, एक बार और बता देता हूँ। ये थर्मल ओवरलोड रिले है, ये NC पुश बटन है जो स्टॉप कमांड देने के काम आता है, ये NO पुश बटन है जो स्टार्ट कमांड देने के काम आता है, ये ऑक्सिलरी NO कॉन्टैक्ट है जो होल्डिंग के काम आता है, और आगे यहाँ पर कॉइल होती है, कॉन्टैक्टर कॉइल या NVC उसको बोल सकते हैं। अगला सवाल है कि ये क्या दिखाया, तो यही है वो नायलॉन वाली टाई जिसकी सहायता से हम केबल को बांधते हैं। नायलॉन की टाई है जिसकी सहायता से केबल को बांधा जाता है, C ऑप्शन हो जाएगा। और ये है कंट्रोल पैनल में केबल डालते हैं ना जब पैनल में, तो केबल खिसक ना जाए इसके लिए होता है। इसको ग्लैंड या ग्रोमेट बोला जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। वैसे भी देखो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। लग जो होते हैं ना ये केबल के आगे की साइड में लगते हैं,
ताकि केबल को टर्मिनल बॉक्स में आसानी से लगा सकें। लग के जैसा ही एक होता है उसको थिम्बल बोलते हैं, और टर्मिनल कनेक्टर तो अलग ही होते हैं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ग्रोमेट या ग्लैंड बोलते हैं हम तो साधारण भाषा में, केबल लगाने के काम आता है ये। अगला सवाल है, पैनल बोर्ड में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से कौन बचाएगा हमें। देखो, पैनल बोर्ड में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से है तो थर्मल ओवरलोड रिले अपन को बचा सकती है, लेकिन थर्मल ओवरलोड रिले दोस्तों केवल ओवरलोड से बचाती है, शॉर्ट सर्किट से नहीं। इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है एमसीबी, तो एमसीबी की ओर जाएंगे, क्योंकि एमसीबी जो है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन दे सकती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक ऑपरेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, विद्युत चुंबकीय। और जो रिले है ये थर्मल वाली है, तो जो थर्मल रिले होती है वो टाइम डिले रिले के रूप में मानते हैं, यानी चुंबकीय रिले की तुलना में थर्मल रिले का प्रचालन थोड़ा सा स्लो होता है, लेट ऑपरेट होती है वो। तो शॉर्ट सर्किट में तो थर्मल रिले ऑपरेट नहीं हो सकती ना, डी आएगा। अगला सवाल है, एक एक्चुएटर के साथ कौन सा मशीन की गति या वस्तु के भाग के द्वारा संचालित होता है। दोस्तों, एक्चुएटर बोलते हैं वाल्व को। एक मोटर होती है जिसमें वाल्व को ओपन या क्लोज की कमांड देते हैं ना, तो वो क्या वाल्व को खोल देती है और बंद कर देती है। जैसे प्लांट में स्टीम का प्रेशर जाता है तो उसके वाल्व को ओपन और क्लोज करते हैं। तो इनके साथ लगते हैं लिमिट स्विच। तो जैसे निर्धारित मान पर वो ओपन हो जाता है ना, तो वो लिमिट घूमते घूमते आती है, और जो एनसी होती है ना उसको एनओ कर देती है। तो वो जो ऊपर की ओर कमांड आ रही थी, दो कॉन्टेक्टर होते हैं, एक फॉरवर्ड चलाता है, एक रिवर्स चलाता है, तो एक से ओपन हो जाता है, एक से क्लोज हो जाता है। तो वो जो कॉन्टेक्टर है वो एनओ होते ही उसकी कमांड को ड्रॉप करवा देता है और वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, जैसे ही वाल ओपन हुआ। इसी तरह से जब वाल क्लोज हो रहा होता है तो उसकी लिमिट आती है फिर, और वो उसकी लिमिट जैसे ही वाल क्लोज होता है तो उसकी लिमिट एनओ हो जाती है, मोटर बंद हो जाती है वाल पूरा क्लोज होने के बाद। अगला सवाल है, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। ऑफ लोड में केवल और केवल अपना आइसोलेटर को यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन अपना आ चुका है, आपको भी अच्छे से याद होगा। अगला सवाल है, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग क्यों लगाते हैं। पैनल बोर्ड में भी नहीं, कहीं भी दो अर्थिंग है उसका मतलब होता है कि एक अर्थ किसी भी कारण से फेल हो जाए तो दूसरा वर्क करता रहे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला सवाल पूछ रहा है कि लिमिट स्विच का उपयोग कहाँ करेंगे। लिमिट स्विच का उपयोग सिर्फ वहाँ होगा जहाँ मोटराइज ऑपरेशन हो, जैसे लिफ्ट हो गया, एक्चुएटर वाल्व हो गया जिसमें मोटर ओपन और क्लोज कर रहे हैं, क्रेन, होइस्ट, ये जितने भी होते हैं इन सब में लिमिट स्विच लगता है, जो एक लिमिट के बाद उसके ऑपरेशन को रोक देता है। अगला सवाल है कि एक कॉन्टेक्टर में कंट्रोल सर्किट वोल्टेज और पावर का चयन कैसे किया जाएगा। दोस्तों, कॉन्टेक्टर जो होता है ना, इसकी दो बातें होती है। इसमें खुद की एक कॉइल होती है जिसके दो सिरे होते हैं, उनको A1 और A2 कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसको पिकअप करवाने के लिए कंट्रोल सप्लाई मिलती है, अलग से आती है, और ये रेटिंग देखनी पड़ती है। तो ये कॉइल मोस्टली 110 वोल्ट AC, 240 वोल्ट AC की होती है। सवाल एक। दूसरा, ये कॉन्टेक्टर पावर के लिए होता है, पावर सप्लाई लेकर जानी होगी ना इसको, जैसे तीनों फेजों के लिए R/B लेकर जा रहे हैं, तो वो ये देखना होगा कि ये कितने एम्पीयर की रेटिंग सहन कर सकता है। तो दो चीज़ें इसमें देखी जाती है अपने, ठीक है। तो इसमें अपन दो देखते हैं कि किस किस के अकॉर्डिंग ये काम कर सकता है, ठीक है। एज पर 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग से भी अपन देख सकते हैं, एज पर सप्लाई वोल्टेज भी देख सकते हैं, रेटेड करंट के अनुसार भी अपन इसको देख सकते हैं। तो अभी अपना इसके जो लिए आंसर रहेगा वो सी है, एनवीसी की रेटिंग के अनुसार, क्योंकि एनवीसी की रेटिंग आपको देखनी पड़ेगी। अगर एनवीसी की रेटिंग 110 वोल्ट या 220 वोल्ट AC है तो इसके लिए कंट्रोल सप्लाई अलग से लेनी पड़ेगी। अगर यही 415 वोल्ट की कॉइल वाला है तो उसी पावर में से इसको एक सप्लाई दे दी जाएगी। अगला अपना सवाल है कि कॉन्टेक्टर का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। दोस्तों, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन इस बात के लिए होगा कि उसमें सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है और लोड कितना है, किस लोड के लिए लगा रहे हैं। जैसे 415 वोल्ट सप्लाई हो गई तो फिर अब ये देखेंगे कि मोटर 30 किलोवाट की है कि मोटर 40 किलोवाट की है। 30 किलोवाट की है तो कम करंट रेटिंग से काम चल जाएगा, 40 किलोवाट की है तो हाई रेटिंग का लगाना पड़ेगा। अगला सवाल दोस्तों ये वही है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये कह रहा है कि बिना स्क्रू का उपयोग करते किए हुए पैनल बोर्ड में MCB, ओवरलोड रिले, इन सब को माउंट करना है, किसका उपयोग करोगे। तो डिन रेल होती है, वो अभी अपन ने देखी थी ना, डिन रेल कहलाती है वो। अगला सवाल है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोड से बचाएगा। अब देखो, हीट भी नहीं होने देगा और ओवरलोड है तो इसके लिए तो थर्मल ओवरलोड रिले आ जाएगी, क्योंकि हीट होगा तब भी ये ट्रिप हो जाएगी और ओवरलोड होगा तब भी, क्योंकि ओवरलोड भी जो है ये स्लो आता है और हीट भी स्लो ही है, तो थर्मल रिले भी स्लो ऑपरेशन वाली है। अगला सवाल है अपना कि कंट्रोल पैनल जो होते हैं उसमें G चैनल का क्या उपयोग होता है। दोस्तों, G चैनल जो होते हैं
और साधारण भाषा में तो हम लोग तो इसको टीबी भी बोलते हैं दोस्तों, टर्मिनल बॉक्स भी बोल सकते हैं। और जी चैनल यानी कि जी टाइप में एक स्क्रू टाइप सा इसमें लगा रहता है। तो ये जो होते हैं ये टर्मिनल कनेक्टर जो होते हैं उनको फिक्स करने के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है। तो दोस्तों लिमिट स्विच वही बात होगी ना, लिमिट कंट्रोल करेगा, ये मशीन की स्पीड को कंट्रोल करेगा, ये हमें स्पीड को कंट्रोल नहीं करेगा, ये उस उपकरण को एक तरह से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मोटर में हमने मान लीजिए कि ओपन होन करना था वाल्व, तो जब वाल्व पूरी तरह से ओपन हो जाता है तो उस समय मशीन बंद हो जानी चाहिए। तो ये दूरी वाला ही हो गया, इतनी दूरी चलने के बाद लिमिट इसकी NO हो जानी चाहिए। डी ऑप्शन होगा, किसी भी मशीन की दूरी की गति को नियंत्रित करता है, या निर्धारित दूरी तक अगर वो तय कर लेती है दूरी, उसके बाद सप्लाई को ड्रॉप करवा देती है। अगला सवाल है कि AC प्रतिरोधक, रेजिस्टिव और इंडक्टिव भार को स्टार्ट करने और रोकने के लिए कॉन्टैक्टर की मानक करते हुए चक्र मोड कौन सा है। दोस्तों ये तो फिक्स है, आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टिव और इंडक्टिव जब अगर अपने पास लोड हो तो कॉन्टैक्टर को AC2 कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, फिक्स है, स्टैंडर्ड है। इसी तरह से DC वाले के लिए अगर है तो वो DC4 कहलाता है। इस तरह से अलग अलग होते हैं, ये तो फिक्स है, उस पर रेटिंग पर लिखा हुआ आता है अलग अलग। अगला सवाल है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो ऑपरेशन होता है, प्रचालन होता है, उसका सही सीक्वेंस क्या होता है। देखो दोस्तों सही सीक्वेंस क्या है कि मेन और स्टार में कन्फ्यूजन रहता है। मेन और स्टार दोनों में एक साथ पिकअप होते हैं, इन्होंने आगे पीछे लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डेल्टा लास्ट में आना चाहिए, और टाइमर जो होता है वो डेल्टा में कन्वर्ट करेगा। तो देखो डेल्टा लास्ट में और टाइमर ये रहा, ये टाइमर जो है ये इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टार और मेन एक साथ पिकअप होते हैं दोस्तों, तो मेन और स्टार को आगे पीछे भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमर उसके बाद आना चाहिए, डेल्टा उसके बाद आना चाहिए। क्या होता है, पहले स्टार और मेन दोनों पिकअप हो जाते हैं, निर्धारित समय के बाद टाइमर स्टार से डेल्टा में कर देता है, यानी स्टार वाला ड्रॉप हो जाएगा, डेल्टा वाला पिकअप हो जाएगा, तो मोटर डेल्टा में चलेगी। अगला सवाल है कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाया जाता है कंट्रोल पैनल में अलग से, क्यों लगाया जाता है, ऑक्सिलरी सप्लाई देने के लिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कॉन्टैक्टर कॉइल 110 वोल्ट की है मान लीजिए, या 220 वोल्ट की है, जबकि सप्लाई तो 415 वोल्ट की है ना, तो एक CST बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, कंट्रोल सप्लाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो इस 415 वोल्ट को या तो 110 में या फिर 220 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है, और ये सप्लाई चलती है अलग से और केवल कंट्रोल सर्किट के लिए, जिसको हमने ऊपर डायग्राम आपको दिखाया था, एक बार मैं और बता देता हूँ, ऐसे सर्किट के लिए। ये जो सर्किट देख रहे हो ना, ये कंट्रोल सर्किट है, और इसके लिए सप्लाई जो अलग से आती है वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर से ही आती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन आ जाएगा सहायक सर्किट ऑपरेट करने के लिए, बी उत्तर हो जाएगा, टू ऑपरेट ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट को सप्लाई देनी है ना हमें। अगला सवाल है कि क्या होगा एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के बाद टाइम डिले रिले बंद हालात में। देखो टाइम डिले रिले का मतलब क्या है कि स्टार से डेल्टा में करना, भाई टाइमर जो है वो पहले से ही NC था, तो मोटर क्या होगी, डायरेक्ट डेल्टा में चलेगी, मोटर सीधी डेल्टा में चलेगी ना, क्योंकि जो टाइमर था जिसको स्टार से डेल्टा में करना था, डेल्टा वाले कॉन्टैक्ट को NC करना था, वो ऑलरेडी NC है, तो मोटर सीधे डेल्टा में चलेगी। अगला सर्किट सवाल है कि एक कंट्रोल पैनल की वायरिंग में PVC चैनल क्यों लगाया जाता है। दोस्तों PVC का चैनल तो इसलिए होता है कि अपन उसमें वायर डाल सकें, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता देना, यानी एक वे प्रदान करता है अपने को उसमें। अगला सर्किट है, सवाल है कि कंट्रोल पैनल में थर्मल ओवरलोड रिले क्यों लगाएंगे। तो क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएगा। पहले सवाल ये था कि लोडिंग और ओवर हीटिंग से कौन बचाएगा। अगला सवाल है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के सीक्वेंशियल कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है। सीक्वेंस मतलब पहले स्टार में चलाया फिर डेल्टा में, ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया ताकि मोटर जल नहीं जाए, मोटर का प्रचालन सीख हो, अच्छा टॉर्क हमें दे सके। डी आएगा ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अगला हमारा सवाल है कि किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम वाले द्विधात्विक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट का कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। दोस्तों कॉन्टैक्ट पॉइंट जब भी आए ना तो चांदी ऑप्शन की ओर चला जाया करो, ये सही हो जाता है हर जगह, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम चालकता इसी की मानते हैं हम, इसलिए लगाते हैं। अगला सवाल कंट्रोल पैनल में डिन रेल का क्या उपयोग है। तो दोस्तों ये तो 3 बार आ गया क्वेश्चन, बिना स्क्रू के जब हमें एसेसरीज फिट करनी हो तो लगाते हैं। अगला सवाल है कि सीक्वेंशियल कंट्रोल के लिए हम कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं। तो वो होता है अपना टाइमर, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना टाइमर का ही तो काम है। और नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा DC कॉन्टैक्टर के DC4 कर्तव्य का चक्र द्वारा दर्शाया गया है।
यानी DC जो 4 वाले जो होते हैं ये भी फिक्स है दोस्तों, आपको याद रखना। सीरीज मोटर जो होती है ना उसका DC 4 माना जाता है, जैसे AC 2 था किसका, रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड का। अगला हमारा सवाल है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो ये तो वापस आ गया दोस्तों, ऑक्सिलरी सप्लाई देने के लिए होता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, CST बोलते हैं शॉर्ट में इसको। बस दोस्तों यही करेंगे आज के लिए, 100 क्वेश्चन हो गए हमारे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर आप ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।